हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था यूपीटी टीवीएस का, आज का जो हमारी जो क्लास है, वो 7वीं क्लास है। इससे पहले हमने अपना 6 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, ये है, क्या है? लवण मीन्स क्या होता है? नमक, ठीक है? क्या? नमक। जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है। ऐसा जो नमक क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, मतलब सोखता है, ठीक है? उसको क्या कहते हैं, मतलब कौन सा ऐसा नमक है? तो ए ऑप्शन है हाइग्रोस्कोपिक, बी ऑप्शन है एनहाइड्रस, सी ऑप्शन है हाइड्रोफिलिक और डी ऑप्शन है हाइड्रोफोबिक। तो जो लवण जो है, जो जल का अवशोषण करता है, वो है हाइग्रोस्कोपिक लवण। क्या है? हाइग्रोस्कोपिक लवण। ये जो हाइग्रोस्कोपिक लवण है, इसकी एक प्रमुख विशेषता ये है कि ये जल का क्या करता है? अवशोषण करता है, ठीक है? ये अपने इसके जो लवण है, इसके आसपास जो जल उपस्थित होता है, मतलब जल के जो अणु होते हैं, उनको क्या करता है? अपनी तरह आकर्षित करके उनका अवशोषण करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण। क्या है? उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों का जीवनक्षम संख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए उपयुक्त पद है। मतलब यहाँ ये कहा जा रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र एवं जो प्राकृतिक आवास है, वहाँ पर जीवों का संरक्षण, उनकी जनसंख्या, जो उनकी संख्या है, उनमें क्या हो कि अच्छी खासी उनकी जनसंख्या बनी रहे, उनका हम संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं और उनके प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण किया जाए, रख रखाव किया जाए। तो इसके लिए एक प्रयुक्त जो शब्द या पद है, वो कौन सा है, ये पूछा गया है। तो आप सभी ने इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन पढ़ा होगा, ठीक है? मतलब स्वस्थाने संरक्षण और बाह्य स्थाने संरक्षण, मतलब कि प्राकृतिक आवास में तो इन सीटू मतलब स्वस्थाने, और जो प्राकृतिक आवास के बाहर किसी एक स्थान पर बनाया जाता हो, मतलब उनके प्राकृतिक आवास से निकाल कर अलग जगह पर उनका संरक्षण किया जा रहा हो, तो वो एक्स सीटू कहलाता है, मतलब बाह्य स्थान है, ठीक है? तो ये हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण करना, जहाँ पर वो रह रहे हैं वहीं पर। तो उसके लिए एक जो प्रयुक्त शब्द है, वो क्या है? क्रोड संरक्षण, स्वस्थाने मतलब इन सीटू, ठीक है? अपस्थाने मतलब एक्स सीटू, और परिधि संरक्षण। तो इसका कोई यहाँ पर वो नहीं है, एक्स सीटू और इन सीटू मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पर प्राकृतिक आवास की बात की जा रही, तो इन सीटू मतलब स्वस्थाने यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा? स्वस्थाने या इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब कि उनके प्राकृतिक आवास में ही उनका संरक्षण करना इन सीटू कहलाता है, स्वस्थाने, ठीक? अगले क्वेश्चन की हम बात करें, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सामुद्रिक कच्छपों मतलब कछुआ को जीवांत जीवाश्म कहा जाता है, मतलब जिंदा जीवाश्म कहा जाता है, क्योंकि वह 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियां। तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पर कछुओं की कितनी प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है? 5 प्रकार की पाई जाती हैं। इसमें इन पांचों में से सबसे अधिक संख्या किसकी है, मतलब किस कछुए की जो संख्या है वो सबसे अधिक है, ठीक है? तो पहला है कैनेप्स रिडले, लॉगर हेड, ऑलिव रिडले और फ्लैटबैक। तो जो 5 प्रजातियां हैं, पहले उनका नाम देख लेते हैं। वैसे इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑलिव रिडले, ऑप्शन नंबर सी है, इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब जो 5 प्रजातियां हैं, कौन कौन सी, उनके नाम देख लेते हैं। तो भारतीय महाद्वीप के तटीय जल क्षेत्र में समुद्री कछुओं की कुल 5 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से है ऑलिव रिडले, ग्रीन टर्टल, लेदरबैक, हॉक्सबिल और लॉगरहेड।
सबसे ज़्यादा किसकी जनसंख्या है? तो ऑलिव रिडले की है। ये 5 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और इनका जो संरक्षण है, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 आया था उसके तहत किया गया है। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपने पाँचों के नाम देख लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि विश्व उष्मायन मतलब जो वैश्विक तापन आप लोग पढ़ते हैं कि विश्व का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, वही यहाँ पर विश्व उष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारक है? मतलब कि उसके जो विश्व स्तर पर जो क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो उसके लिए जो कारक है या जो जिम्मेदार है वो कौन है, जो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है? तो इसमें हमारा क्या है, जिसे हम विश्व उष्मायन को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं इंग्लिश में। ए ऑप्शन है वाहनों ए ऑप्शन है हमारा वाहनों से निकली गैस है। बी ऑप्शन है पेड़ पौधों से निकली गैस है। सी ऑप्शन है भट्ठियों से निकली गर्म हवा और डी है रसोई गैस। तो विश्व उष्मायन के लिए जो एक महत्वपूर्ण कारक है वो क्या है? वाहनों से गैस है। ये क्या है? एक कारक है। ठीक है? ये भट्टियों से निकली गर्म हवा ये भी है, लेकिन ये ज़्यादा है। ठीक है? पेड़ पौधे से निकली गैस ये तो भैया O2 निकलती है, जो कि हमारे लिए लाभदायक ही है। रसोई गैस जो हम जो LPG का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है कि कोई हानिकारक गैस उसमें से नहीं निकलती है। ठीक है? तो यहाँ पर जो ग्लोबल वार्मिंग है इसके लिए जो एक कारक है वो है वाहनों से निकली गैसें, जैसे CFC, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारे क्या है वाहनों से निकलते हैं, जो कि क्या है हमारे वायुमंडल के लिए बहुत ही हानिकारक है। ठीक है? इसमें क्या है, तो जो ये गैसें होती हैं इनसे जो निकलती है, इसमें हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है या विश्व उष्मायन है, इसके बढ़ने का क्या है, अधिक मात्रा में ये क्या करते हैं, जो वाहन होते हैं इन गैसों का क्या करते हैं, अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं और ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होती हैं, समस्या पैदा करती हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि यह अवशोषण करते हैं। जो पेड़ पौधे हैं, हम लोग हर जगह आप लोग मतलब देखते सुनते पढ़ते होंगे कि भैया अधिक से अधिक क्या करें, हम पेड़ पौधे लगाएं जिससे ग्लोबल वार्मिंग या जो प्रदूषण है वो कम हो। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। ठीक है? और एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक बहुत बड़ा हम इसको कारक बोल सकते हैं। ठीक है? क्योंकि पृथ्वी का जो तापमान है सबसे अधिक मात्रा इसी से बढ़ती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप मापा जाता है डॉप्सन इकाई में। तो ओजोन परत की जो मोटाई है वो हम क्या करते हैं, डॉप्सन में मापते हैं। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता को मापा जाता है। न्यूटन रिएक्टर पैमाना, तो जो भूकंप मापा जाता है किस में मापा जाता है, रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है। और ये जो रिएक्टर पैमाना है ये सिस्मोग्राफ नामक इसमें स्केल में लगा होता है। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागरों में जल का स्तर बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि जो ध्रुवीय प्रदेश है उनकी जो बर्फ है वो पिघल रही है। क्यों पिघल रही है? क्योंकि भैया आप सभी देख सकते हैं कि गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे क्या हो रहा है कि बर्फ़ पिघल रहे हैं और बर्फ़ के पिघलने से जो समुद्र का स्तर है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा कि महासागरों में जल का स्तर जो बढ़ रहा है या जल का स्तर की वृद्धि हो रही है, इसका एक मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ध्रुवीय प्रदेश हैं वहाँ पर जो बर्फ़ जमी रहती है वो पिघल रही है, तो जिस कारण समुद्र या महासागर है उनका जल स्तर बढ़ रहा है। ठीक है? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अभी मैंने जस्ट आपको ऊपर ही बताया है कि वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं हम, जो पेड़ पौधों को लगाकर। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। तो क्या इसमें क्या है, वृक्षों द्वारा, बी ऑप्शन है मछलियों द्वारा, सी ऑप्शन है जंतुओं द्वारा और डी ऑप्शन है सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा। तो
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है इसको देखते हैं। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है ये कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस सभी को पता है कि ये 5 जून को मनाया जाता है। अब 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है इसको जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा क्या किया गया, एक बैठक की गई 1972 ईस्वी में। कहाँ पर? तो स्टॉकहोम में की गई। ठीक है, स्टॉकहोम में क्या किया गया, एक बैठक की गई जहाँ पर पर्यावरण से संबंधित जो मुद्दे थे उस पर चर्चा की गई। ठीक है, तो कब से 5 जून से 16 जून तक ये बैठक चली। ठीक, और पहली बार या सर्वप्रथम पर्यावरण दिवस कब मनाया गया और क्यों मनाया जाता है? तो पर्यावरण की जो समस्याएं उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 5 जून से बैठक शुरू हुई थी इसकी। पहली बार कब मनाया गया? तो 5 जून 1973 ईस्वी में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। ठीक है, आगे बात समझ में? आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? कौन सा स्तर है जो पृथ्वी जो सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं उससे पृथ्वी को सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल और चुंबक मंडल। तो जो सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणें होती उससे हमारा जो ओजोन स्तर है जो समताप मंडल में पाया जाता है वो क्या करता है, ओजोन स्तर जो समताप मंडल है उसमें ओजोन परत पाई जाती है। तो यही ओजोन परत ही क्या करती है, यूवी रेज को हमें पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो यही क्या करती है, हमें सुरक्षा रखती, मतलब सुरक्षित या सुरक्षा प्रदान करती है। और ओजोन परत को ही पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है क्योंकि ये क्या करती है, यूवी रेज से हमारी रक्षा करती है। तो ओजोन परत से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओजोन परत संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ओजोन परत की वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल में ये पाई जाती है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है कि किसी जगह के फ्लोरा और फैना सूचित करते हैं। ए ऑप्शन है पेड़ पौधे एवं जंतु को। बी ऑप्शन है मछलियों एवं पेड़ पौधों को। सी ऑप्शन है जंतुओं एवं मछलियों को। और डी ऑप्शन है पक्षियों एवं पेड़ पौधों को। तो जो फ्लोरा और फोना है, वो फ्लोरा जो ये पेड़ पौधों को सूचित करता है और जो फैना है ये जंतु को सूचित करता है। मतलब जिन जगहों पर जंतु ज़्यादा पाए जाते हैं, एक साथ पाए जाते हैं, उन्हें फैना बोलते हैं। और जिन जगहों पर पेड़ पौधे अधिक मात्रा में एक साथ पाए जाते हैं उन्हें फैना बोलते हैं, फ्लोरा बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरा पेड़ पौधे और फैना जीव जंतु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। मतलब कि जो ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं इसमें से किसमें पारिस्थितिक तंत्र पाया जाता है? ए ऑप्शन है वायु, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है तालाब, डी ऑप्शन है मृदा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा तालाब। क्यों? क्योंकि तालाब में जैविक और अजैविक दोनों ही कारक पाए जाते हैं। साथ ही में जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जैसे मछलियाँ हो गई और मछलियाँ हो गई, छोटी छोटी घासें, शैवाल वगैरह हो गई। तो वो एक तालाब क्या है, एक इकोसिस्टम बना लेता है। ठीक है, क्योंकि उसमें जैविक अजैविक कारक और साथ ही में छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं उसमें। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तालाब। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका क्या? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैविक कारक नहीं है? मतलब जैविक जिसमें जान हो वो नहीं है। पेड़ पौधे इसमें भी होता है, जंतु इसमें भी है, सूक्ष्म जीव इसमें भी है, लेकिन प्रस्तर जो है, प्रस्तर किसको बोलते हैं? पत्थर को बोलते हैं। तो ये जैविक नहीं अजैविक कारक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कि अन्न मृत जीवों पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं। तो जो
मृत जीवों पर क्या करते हैं, अपना निर्वाह करते हैं। मृत जीवों को खाकर वो जिंदा रहते हैं। ऐसे कौन से हैं? परजीवी, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर या ओमनीवोरस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्कैवेंजर हो जाएगा। स्कैवेंजर में कौन आता है? तो जो मांसाहारी और मांसाहारी इसके अंतर्गत आएंगे, और जो सर्वाहारी होते हैं वो भी आएंगे। ठीक है, क्योंकि जो इसके व्यंजन है ये क्या होते हैं? मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं। जो पर्यावरण में मृत जीव जंतु तथा पेड़ पौधे होते हैं, इनसे अपना भोजन बनाते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। जैसे कि मधुमक्खी, ये किस में आ जाएंगे? ये हमारे जो मृत जीव जंतु हैं उन्हें खाकर निर्वाह करते हैं। कौन कौन से इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? गिद्ध, मक्खी, ये सब क्या है? इसके व्यंजन है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो मृत जीवों पर इसके अंदर हमारे जो मांसाहारी हैं और शाकाहारी हैं दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि पेड़ पौधे जो खाएंगे शाकाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे, और जो जीव जंतुओं को खाएंगे वो हमारे किसके अंतर्गत आ जाएंगे? शाकाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे। जो जीव जंतु को खाएंगे वो मांसाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे, पेड़ पौधों को जो खाएंगे वो शाकाहारी के अंतर्गत आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सीएनजी का संक्षिप्त रूप है। तो ए ऑप्शन है क्लीन नेचुरल गैस, बी ऑप्शन है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, सी ऑप्शन है कार्बोनाइज्ड नेचुरल गैस, और डी है कार्बोरेटेड नेचुरल गैस। तो जो सीएनजी है इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का यूज हम क्या करते हैं? वाहनों में ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इससे प्रदूषण नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ओजोन परत संरक्षण से संबंधित प्रोटोकॉल कौन सा है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च का हमारा हो जाएगा विश्व जल दिवस। तो जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई, ठीक है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च जल दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। ठीक है, ये यहाँ से भी दिवस वाले जो क्वेश्चन ये भी आपके पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग और पढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। किसका मित्र कहा जाता है? किसान का। किसी एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है। चींटी, केचुआ, मधुमक्खी और तितली। तो जो यहाँ सभी को पता है किसान का मित्र केचुए को कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं? जो मिट्टी होती है उसको भुरभुरी बनाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई? 1973, 1982, 1992, 1976। तो जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये इसकी शुरुआत हुई 1973 से। कहाँ से हुई? तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल और आयन मंडल। तो जो वायुमंडल में 5 परतें पाई जाती हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। ठीक है, तो जो सबसे ठंडी परत है वो मध्यमंडल है, क्योंकि मध्यमंडल तक जाते जाते जो तापमान होता है एकदम कम हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में मध्यमंडल के जब हम ऊपर जाते हैं तो फिर तापमान बढ़ने लगता है, और मध्यमंडल में -80 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो रहता है। ठीक है, हो जाता है। ठीक, तो इसलिए सबसे ठंडी परत जो है वो कौन सी? मध्यमंडल है। अगर ये पूछा जाए कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सी परत पाई जाती है वायुमंडल की, तो वो क्षोभ मंडल पाई जाती है। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। सभी मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल में घटित होती है। वायुयान के लिए आदर्श कौन सी मानी जाती है? तो कौन सी मानी जाती है? समताप मंडल मानी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका क्या है, पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। जो चिपको आंदोलन हुआ था किसको, जब पेड़ की कटाई की जा रही थी, तो जो महिलाएं थी उन्होंने क्या किया, महिला और पुरुष सभी लोग क्या किए थे कि जाकर पेड़ों के चारों तरफ चिपक गए थे, तो वो इसीलिए उसको कहा गया चिपको आंदोलन। तो ये कहाँ पर हुआ था, तो उत्तराखंड के चमोली जिले में ये आंदोलन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अनुयायी कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा इसकी जो थी वो प्रमुख थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत वर्षों नहीं, या वृक्षों होना चाहिए था। एक मिनट रुकिए। वृक्षों की कटाई के विरुद्ध प्रसिद्ध पर्यावरणविद, ठीक है, सुंदरलाल बहुगुणा तथा चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में उत्तराखंड के चमोली जिले से की गई थी। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, और इसके जो अनुयायी या प्रेरणा थे कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट थे। जबकि इसमें जो ज़्यादा मुख्य हैं वो सुंदरलाल बहुगुणा से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और शुरुआत कब हुई थी, तो 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, ये भी 1973 में ही शुरू हुआ था। कहाँ से, उत्तराखंड से ही शुरू हुआ था। किस नेशनल पार्क, तो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट। ठीक है, तो ये हो गया चिपको आंदोलन के बारे में जानकारी। और आज का जो लास्ट प्रश्न है वो कौन सा है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। तो जो बिहू है ये भारत के किस राज्य का है लोक नृत्य है, असम, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो जो बिहू है ये असम का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का ये हमारा लास्ट प्रश्न था। आशा करती हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पहले से ही सब्सक्राइब कर रखे हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें आप लोग। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में और नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तो मिलेंगे कल अगली वीडियो में। बाय बाय।